नमस्कार। आमतौर पर ब्रिटेन या इंग्लैंड के बारे में हमारे मानस में जो एक छवि बनी हुई है वह एक अत्याधुनिक देश की है, जिसमें प्रशस्त विशाल भवन हैं, हर तरह की तकनीकी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, चहल पहल है और आवाजाही खूब है। रात भर जहाँ यातायात चलता है, पर ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक चेहरा अलग भी है। वह प्रागैतिहासिक इंग्लैंड है, जहाँ आदिम जनजातियाँ रहती रही हैं, जहाँ बहुत पुराने गांव हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, स्टोनहेंज है। और एक इंग्लैंड वह भी है जो कभी पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ करता था। उस इंग्लैंड के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। एक इंग्लैंड वह भी है जिसमें रोमन साम्राज्य रहा पहली शताब्दी ईस्वी से चौथी पाँचवीं शताब्दी तक, जब हमारे यहाँ गुप्त काल था। उस इंग्लैंड के अवशेष अब हमें प्राप्त होते हैं, पर एक पूरा शहर जीती जागती मिसाल है उस इंग्लैंड की, जो गुप्त काल हमारे यहाँ जब चल रहा था चौथी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में, तब तक अत्यंत ही समृद्ध रोमन साम्राज्य जिस इंग्लैंड में स्थापित था। लंदन से लगभग 4 घंटे का ड्राइव है ब्रिस्टल, और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बाथ शहर है, लगभग 1 घंटे का ड्राइव। बाथ शहर पुराना नगर है, अभी भी वहाँ रोम बस्ती, रोमन लोगों के द्वारा बनाए हुए भवनों के अवशेष देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से जो सार्वजनिक स्नानागार बाथ का है और मंदिर के जो अवशेष वहाँ हैं वे देखे जा सकते हैं। बाथ शहर में बीचों बीच यह भवन है जिसमें सार्वजनिक स्नानागार है। 100 लोग इसमें एक साथ स्नान कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्नान करने की अलग व्यवस्था है। पहली शताब्दी में इसका निर्माण आरंभ किया गया। रोम साम्राज्य यहाँ लगभग 43 ईस्वी में स्थापित हुआ। रोम लोग यहाँ आए और 73 ईस्वी के आसपास उन्होंने यह मंदिर का निर्माण कराना आरंभ किया, और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक सार्वजनिक स्नानागार बनाया गया, जिसको आज बाथ के नाम से जाना जाता है। बाथ शहर का पुराना नाम एक्वा सूलिस है। एक्वा पानी को कहते हैं। यहाँ गर्म पानी का सोता स्प्रिंग झरना हुआ करता था, जो अत्यंत ही गुणकारी जल से युक्त था। उसमें बहुत सारे मिनरल्स, खनिज तत्व पाए गए। रोमन लोगों ने इस झरने का उपयोग किया। सुंदर पत्थर इसके आसपास लगा करके उन्होंने इसको सुरक्षित भी किया। फिर इसके आसपास निर्माण शुरू हुआ। मूलतः अनुष्ठान के लिए मंदिर बनाया गया था, और फिर उसके भीतर सार्वजनिक स्नानागार यह बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से सार्वजनिक स्नानागार बनाए जाते थे, जिनके अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन रोमन साम्राज्य में, रोम में और ग्रीस में भी कदाचित सार्वजनिक स्नानागार बनाए जाते थे, जहाँ सामूहिक रूप से स्नान की व्यवस्था हुआ करती थी, पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग। पानी का यहाँ पर छोटा संग्रह किया गया है, और कई नालियों से पानी को स्वच्छ करके लाया जाता है। स्त्रियों के लिए स्नान की व्यवस्था थी यहाँ पर, और एक फिल्म बनाई गई है जिसमें बताया गया है, काल्पनिक चित्र अंकित किया गया है कि किस प्रकार से स्त्रियां
बड़े घरों की महिलाएं, रोम साम्राज्य की संभ्रांत महिलाएं यहाँ स्नान किया करती थीं। और यह तो अवशेष ही बचे हैं जो छोटा स्नानागार रहा होगा। यहाँ पर पानी संग्रहित किया जाता था और साफ भी किया जाता था। यह झरना है जिससे कि पानी निकल करके आ रहा है। पानी के निकास के लिए और उसके प्रवाह के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गईं। नालियां बनाई गई और जल के प्रवाह के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई। सार्वजनिक स्नानागार का एक कोने से यह दृश्य है। 2 मंजिल का विशाल भवन है। यह नीचे की मंजिल में स्नानागार है। पानी साफ बह रहा है, बहुत ही साफ है। रंग जो लाल दिखाई पड़ रहा है वह प्रकाश और पत्थर के रंग के कारण है। बाथ शहर का पुराना नाम एक्वा सूलिस है। एक्वा पानी को कहते हैं और सूलिस देवी थी। यहाँ जो जनजातियाँ रहती थीं उनकी यह देवी थी। रोम लोगों ने जब इस पर अधिकार किया तो उन्होंने विनियोजित कर लिया सूलिस देवी को अपनी मिनर्वा में। एप्रोप्रिएट उन्होंने कर लिया। जैसा कि होता है कि एक बलशाली सभ्यता जब अधिकार करती है, साम्राज्यवादी विस्तार अपना करती है, जो कि रोम लोग किया करते थे और अंग्रेज़ों ने कदाचित उन्हीं से सीखा कि किस प्रकार से उपनिवेश बनाना और साम्राज्यवादी नीतियों के तहत किसी देश पर अपना अधिकार करना। उस देश के जो भोले भाले लोग हैं उनको अपने हक से वंचित करके और कब्जा कर लेना उनकी ज़मीन पर। रोम लोगों ने भी यहाँ आकर यही किया होगा। उनकी सूलिस देवी को उन्होंने अपनी मिनर्वा के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया। लेकिन एक्वा सूलिस इसका नाम कुछ शताब्दियों तक प्रचलित रहा। प्राचीन अभिलेखों में इसका यही नाम मिलता है। बहुत सारी पुरातात्विक संग्रह की वस्तुएं आसपास मिली। उनमें से ये पत्थरों पर कुछ लिपियां हैं जो अभिशाप दिए गए हैं उन लोगों के द्वारा जिनका कि कुछ सामान चोरी हुआ है या जो ठगे गए हैं। किसी का कंबल चोरी हुआ है तो उसने गालियां या अभिशाप लिखे हैं कि जिसने मेरी इस वस्तु की चोरी की है उसका ऐसा बुरा हो। किसी की सोने की अंगूठी या किसी का अन्य कुछ सामान चोरी हुआ है। यह प्राचीन लैटिन भाषा में ये अभिलेख लिखे हुए हैं। सूलिस देवी के पास पत्थरों पर लिख कर के ये लोग चले जाते थे। विश्वास था कि जिसने हमारा बुरा किया है उसको सूलिस देवी सूली पर चढ़ाएंगी या सजा उसको देंगी। जो आदिवासियों की भाषा है एक उस समय की, उसमें भी कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं जो कठिनाई से पढ़े जाते हैं। इनका बहुत अध्ययन करने का प्रयास भी किया गया है और जो दस्तावेज मैंने देखे कि कई व्याख्याएं जो दुरूह लिपि है उससे पढ़ कर के उसकी की जाती रही हैं। इनकी बहुत सारी मूर्तियां, अत्यंत कलात्मक मूर्तियां रही होंगी। 2000 साल के समय ने उन्हें कुछ क्षत विक्षत कर दिया है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से मूर्ति भंजकों ने, इस्लामी आक्रांताओं ने, तुर्क और मुसलमान आक्रांताओं ने मूर्तियों को तोड़ा, उस प्रकार से इनको नहीं तोड़ा गया। इनका पत्थर ही ऐसा था कि उस पर पानी के निशान बन गए हैं। यह मूर्ति जो आप देख रहे हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी की किसी रोमन महिला की है। अनुपम सुंदरी कोई रही होगी। मुखमंडल भी सुंदर रहा होगा और स्वस्थ बलिष्ठ महिला रही होगी। केश सज्जा विशेष जितनी महिलाओं की मूर्तियां यहाँ मिली उनमें दिखाई पड़ती है। और समय ने जरूर चेहरे पर कुछ धब्बे लगा दिए हैं। उसी महिला का चेहरा कुछ और भी क्लोजअप में आप देख सकते हैं। सुंदर मूर्ति बनाई होगी लेकिन पत्थर पर प्रयास भी किया गया है। जो कुछ भी रेस्टोरेशन की तकनीकें हुआ करती हैं उनके तहत कि फिर से मूर्ति को पॉलिश वगैरह करके पुराने अपने स्वरूप में
लाया जाए। लेकिन जिस रूप में मूर्तियां हैं वो आज से 2000 साल या उसके कुछ बाद की मूर्तियां, अनेक मूर्तियां इस प्रकार की यहाँ के संग्रहालय में, बाथ का यह जो सार्वजनिक स्नानागार से जुड़ा हुआ म्यूजियम है, और भी बहुत सारे अद्भुत अनोखे पदार्थ 2000 साल के इंग्लैंड के उनमें प्रदर्शित हैं, जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत इंग्लैंड रहा होगा। और चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रोमन साम्राज्य यहाँ रहा। बाद में संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ, उनको छोड़कर जाना पड़ा। बाथ नगर लेकिन फलता फूलता रहा। मध्यकाल में इसमें सुंदर भवन बनाए गए, इसकी चर्चा इतिहासकारों ने की। वेदिका, बलि वेदी बनाई हुई है, पत्थर है, चौकोर पत्थर है, उस पर पशुओं की बलि दी जाती थी। मूलतः यह मंदिर था जहां पर स्नान करने के पश्चात अनुष्ठान किया जाता था और भेंट पूजा भी अर्पित की जाती थी सूलिस देवी को। 1965 में यह आल्टर या बलि की वेदी पाई गई और बाद में इस पर कुछ रंग रोगन किया गया होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस पर बारीक कार्विंग भी, नक्काशी भी की गई है। और भी कई बलि वेदियां यहाँ बनाई गई। जो लोग आते थे वे अपने लिए अलग से भी बनवाते थे। कोई जर्मन यात्री आया या अन्य देश का कोई यात्री आया, उसने यहाँ पर अपने लिए एक वेदिका बनवाई और यहाँ पर बलि उसने चढ़ाई, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। पेरेग्रिनस यात्री था जो जर्मनी से आया और उसने यहाँ अनुष्ठान करवाया, बलि यहाँ पर चढ़ाई। एक्वासुलिस में वह आया और इस मंदिर के प्रांगण में उसने पशु बलि की। अन्य लोगों ने भी इस प्रकार के पशु बलि के लिए यहाँ पर यज्ञ वेदिकाएं बनवा। कुछ और भी अभिलेखों के नमूने इस संग्रहालय में रखे हुए हैं जो प्राचीन अभिलेख हो सकते हैं और उनका अध्ययन पुरातत्व के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता रहा। पशुओं की मूर्तियां हैं, कुछ क्षत विक्षत हो गई हैं। जो पशु बलि दिए जाते थे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। अन्य पशुओं की भी मूर्तियां यहाँ मिलती हैं। विविध संसार मूर्तिकला का 2000 वर्ष, प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक का इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ जो संग्रहालय आज है उसमें हम देखते हैं। प्रिस्कस नाम के कोई तीर्थयात्री आए, उनका अभिलेख है और प्राचीन लैटिन में और भी अभिलेख यहाँ प्राप्त होते हैं। शवों को पहले जलाया जाता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी के पश्चात तक शवों को जलाने की प्रथा थी। तृतीय शताब्दी से दफनाने की परंपरा और ग्रेवयार्ड बनाने की परंपरा यहाँ पर चली। स्थापत्य बहुत अनोखा रहा होगा, पत्थर पर काम किया गया है, बहुत बारीक काम भी है, लेकिन वो अवशेष, भग्नावशेष ही जो मंदिर उस काल का था उसके बचे हैं। कैसा रहा होगा एक्वासुलिस या प्रथम द्वितीय तृतीय शताब्दियों का बाथ नगर, उसकी कल्पना से कुछ चित्र बनाए गए हैं। वो चित्र यहाँ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार का बाजार वहाँ रहा होगा और इस प्रकार के बाजार को फिर से बनाया गया, उससे भी हम लोग निकले। सुंदर बाजार है, दिल्ली के चांदनी चौक जैसा, बहुत चहल पहल वहाँ थी, लेकिन प्राचीन काल में कुछ इस प्रकार का वहाँ नज़ारा रहा होगा, इसकी कल्पना की जाती है। और यह सब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अतीत को किस प्रकार से परोसा जाए, बेचा जाए, ये जो सेल्समैनशिप है अंग्रेज लोगों की, उसके नमूने तो पूरे इंग्लैंड में इस प्रकार के स्थानों पर हम देख ही सकते हैं।
तो यह उन्होंने फिर से उसको पुनराविष्कार उसका करके और सजे संवरे रूप में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लगभग 2000 साल पहले का एक्वासोलिसिया बाथ नगर। लगभग 17,000 550 सिक्के प्राप्त हुए उस काल के, जिन्हें यहाँ सुरक्षित रखा गया है और अलग अलग उन पर सील्स हैं, मुद्राएं हैं, और किस प्रकार से व्यवसाय चलता था, कितने लोग यहाँ आते थे। मिट्टी के बर्तन उस काल के, टेराकोटा, वो भी मिलते हैं, और चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के भी हैं, अन्य धातुओं के सिक्के भी हैं। बड़ी मात्रा में सिक्के पाए गए। यह आकृति आप जो देख रहे हैं पत्थर पर बनाई गई है, पर इसके बारे में कयास या अनुमान यह लगाया गया है कि एक मुखौटा रहा होगा। उस समय का जो रंगमंच था उस पर मुखौटे लगाए जाते थे। उस मुखौटे का पत्थर पर प्रतिरूप बनाया गया है। मूल मुखौटा या नहीं है। इस प्रकार के मुखौटे कुछ हल्के पदार्थों के उस समय बना करके लगाए जाते होंगे, ऐसा इसको देख करके अनुमान किया गया है। और भी कुछ पत्थरों पर अवशेष, रोमन काल के देवी देवताओं की मूर्तियां और कुछ नक्काशी, उसके जो टूट फूट के बाद बचे हुए पत्थर यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनको यहाँ रखा गया है। ये इसी संग्रहालय में देखे जा सकते। यह अनुमान किया जाता है कि जो मंदिर यहाँ बनाया गया 73-74 ईस्वी के आसपास मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, वह बाहर से इस प्रकार का दिखता रहा होगा। उसका एक स्केच यहाँ बनाया गया है जो इसी संग्रहालय में रखा हुआ है। अनुमान के आधार पर यह बनाया गया है। और यह जो पूरा प्रांगण है उसका एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है। इस प्रकार का अपने मूल रूप में यह ढांचा रहा होगा। इस समय तो जो मॉडल बनाया गया है उस पर रंग रोगन किया गया है, और कितना विशाल मूल रूप में यह कॉम्प्लेक्स रहा होगा। मंदिर है, पूजा के स्थान हैं, बलिवेदी हैं, इसमें कई वेदिकाएं हैं, फिर कई सार्वजनिक स्नान के लिए स्थान बनाए गए हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग। तो इससे जाना जा सकता है कि बाथ का यह जो भवन था यह अपने आप में एक बड़ी विशाल संस्था थी, और सैकड़ों लोग इसके रखरखाव के लिए, इसमें विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित होते होंगे, इसका अनुमान किया जाता है। और इसीलिए जो फिल्म इस पर बनाई गई है उसमें भी कितनी सेविकाएं उन संभ्रांत महिलाओं को स्नान कराने में काम में लगी हुई हैं, यह भी दिखाया गया है। एक और विहंगम दृश्य स्केच के द्वारा ऐसा रहा होगा उस समय। पूरा यह जो संकुल है मंदिर का, स्नानागारों का और बलिवेदी के स्थानों का, मूलतः इतने प्राचीन काल में उसकी एक झलक इस चित्र में दिखाई गई है। यह एक अपने आप में बड़ा संस्थान था जिसमें कि डॉक्टर, इंजीनियर, सेवक, सफाई कर्मचारी, पुजारी आदि भी रहते थे, और बड़ी संख्या में यहाँ काम करने वाले लोग निरंतर बने रहते थे। सैकड़ों तीर्थयात्री यहाँ उस समय आया करते होंगे। 2000 पहले जब इसकी शुरुआत हुई तब से लगा करके 400-500 सालों के दरमियान। उसके बाद में तो इसका स्वरूप कुछ परिवर्तित होता गया, और आज यह एक पुरातात्विक अवशेष के रूप में पर्यटकों के लिए है। यह 76 ईस्वी का एक शिलालेख लैटिन में प्राप्त होता है जो यहाँ रखा हुआ है। यह सम्राट वेस्पास
सियन का नाम इसमें मिलता है और उन्होंने यह शिलालेख भी लगवाया और वो उस समय राज्य करते थे। 69 ईस्वी में वो राज्य गद्दी पर बैठे और उनके राज्याभिषेक के 6 वर्ष बाद लगभग ये सार्वजनिक स्नानागार निर्मित हुआ, आरंभ कर दिया गया था और उसी के संबंध में यह इंस्क्रिप्शन भी, शिलालेख भी है। इस समय जिस रूप में है, आधुनिक बाथ नगर के बीचों बीच उसका हृदय स्थल, उसके रूप में यह सार्वजनिक स्नानागार और गुनगुना पानी इसमें भरा रहता है निरंतर, जो गर्म पानी का सोता है, स्प्रिंग है, उससे छन कर के आता हुआ। और ऊपर की मंजिल से भी इसे देख सकते हैं, नीचे उतर कर के इसे देख सकते हैं। काफ़ी कुछ अंदर चलना पड़ता है और सैलानियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक एक स्थान का परिचय देने के लिए आप हेडफोन खरीद ले सकते हैं, कानों पर रख कर के उसका पूरा विवरण सुन सकते हैं। इतनी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल हैं उन पर नहीं की गई हैं। टूरिस्ट गाइड तो मिलते हैं, पर यहाँ यांत्रिक प्रणाली अपनाकर उसको और भी व्यवस्थित कर दिया गया है कि पूरा रिकॉर्डेड है, अच्छी तरह से विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करके विवरण एक एक स्थल का, एक एक पदार्थ का यहाँ। और आप हेडफोन लगा लीजिए, वहाँ से गुजरते हैं उसका नंबर देख करके उसका पूरा विवरण सुन लीजिए। यह अध्ययन करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस प्रकार की गई है। बाहर से इस भवन का एक और व्यू, दृश्य आप देख सकते हैं। ये हम लोग मोबाइल फ़ोन नहीं लगाए हुए हैं कानों पर, ये जो हमको हैंडसेट दिया गया था सुनने के लिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से विवरण दिया गया है, काफ़ी विस्तार से। और उसको सुनते हुए एक एक पदार्थ, एक एक वस्तु को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यह बहुत समय लेता है और इतना समय जिनके पास हो वो 2-3 दिन भी इसको देख सकते हैं। एक दूसरे कोने से उसी स्नानागार का यह विहंगम दृश्य और उसके ऊपर की मंजिल भी आप देख सकते हैं। एक और दृश्य उसी सार्वजनिक स्नानागार का। बाथ नगर में जो नदी बहती है उसका नाम भी बाथ है और उसमें फेरी के द्वारा, नौकाओं के द्वारा भ्रमण का अच्छा इंतजाम किया गया है। नदी के किनारे बहुत सारे होटल हैं, बहुत चहल पहल यहाँ रहती है। बाथ शहर का एक भवन, इस समय जो भवन है वो मध्यकाल के या 200, 300, 400 साल पहले के हैं, पर स्थापत्य उनका इंग्लैंड का जो पारंपरिक स्थापत्य है। बाजार में भी आप जाते हैं तो लगता है कि एक पुराने नगर में आप हैं, बाथ नगर में आप हैं। ये सब आधुनिक भवन हैं, इनमें होटल चलते हैं, दुकानें चलती हैं, बाजार है और भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहती है। होटल में तो स्थान मिलना, जिसको रेस्तरां में टेबल प्राप्त करना भी बहुत आसान नहीं हुआ करता है। हजारों सैलानी आते हैं रोज बाथ में और एक अलग प्रकार का नगर यह है, बाकी इंग्लैंड के नगरों से कुछ भिन्न, अपने आप में अनूठा, अद्भुत। आसपास हरियाली और प्रकृति भी कुछ बची हुई है और उम्मीद भी उसके साथ कुछ बची हुई है।